आज हम बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, जो कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का अर्थ होता है बोन और पोरोसिस का अर्थ होता है होल्स, मीन्स बोन में होल बनना। ओस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ है जिसमें बोन मास जो होता है वो कम हो जाता है, और बोन मास कम होने के कारण से बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है और आसानी से ब्रेक हो सकती है, मीन्स उनमें आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। अगली कारण की अगर बात करें हम ओस्टियोपोरोसिस की, तो ओस्टियोपोरोसिस की में मेनली बोन मास जो है वो कम होता है। बोन बॉडी की सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है और बोन मास के अंदर मेनली कैल्शियम जो है उसका डिपोजिशन होता है, और ये कैल्शियम जो है और प्रोटीन वही बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो मुख्य कारण जो है ओस्टियोपोरोसिस का वो है, एक तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम का कम हो जाना ब्लड के अंदर। कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बोन से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे कैल्शियम जो है बोन से बाहर निकल जाता है और ब्लड में आ जाता है। दूसरा जो कारण है इसका वो है लो एस्ट्रोजन लेवल, स्पेशल या विशेषकर महिलाओं के अंदर, और ये कंडीशन मेनोपॉज के बाद में आती है, जब महिलाओं के अंदर मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाता है, और ये भी कैल्शियम जो है उसकी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। थर्ड कारण जो है इसका वो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। ये बोन से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है उसकी हाइपर एक्टिविटी भी एक कारण हो सकती है, और बोन में कोई लोकल इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो भी एक तरह से ओस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो ओस्टियोपोरोसिस जो है उसकी संभावना को बढ़ा देते हैं, मीन्स रिस्क फैक्टर इसके जो हैं वो है, एक तो एज, ज़्यादातर 70 ईयर या उससे एबो एज के अंदर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वुमेन के अंदर ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट, लंबे समय तक रेस्ट लेने के कारण, इमोबिलाइजेशन के कारण से, एक्सरसाइज की कमी के कारण, या एक प्रकार की भूख न लगने की प्रॉब्लम होती है जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, उसके कारण से, कुछ ड्रग जो होती है वो भी ओस्टियोपोरोसिस को प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे स्टीरॉयड है, एंटाएसिड है। एंटाएसिड जो होती है वो एल्यूमिनियम कंटेंट एंटाएसिड जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बाइंड कर देती है इंटेस्टाइन में, जिससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा बोन कैंसर भी है। माल न्यूट्रिशन या पुअर डाइट जो है वो भी कैल्शियम के लेवल को कम कर से ब्लड के अंदर और ओस्टियोपोरोसिस बढ़ा सकती है। अब हम बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस के अंदर होता क्या है। नॉर्मली बोन जो है उसके दो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मेशन का काम करती है, और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट जो बोन की रीमॉडलिंग का काम करती है। दोनों ही बोन मिलके बोन का जो शेप होता है वो मेंटेन करने का काम करती है, साथ ही साथ बोन मास को भी मेंटेन करने का काम करती है। किसी कारण से जैसे कैल्शियम की कमी हो जाए या एस्ट्रोजन लेवल का कम होना, उसके कारण से ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो प्रभावित होगी। लो कैल्शियम लेवल जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस करेगा और ये ट्रिगर करेगा ओस्टियोक्लास्टिक सेल को। ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देगा और वो बोन से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। बोन में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण से बोन से मिनरल का और प्रोटीन का लॉस हो जाएगा, और बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, मीन्स बोन जो है वो छेद बन जाएंगे उसके अंदर। नॉर्मल सामान्यतः बोन जो होती है वो हनीकॉम्ब की तरह होती है, स्पंजी होती है, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस की अवस्था में बोन जो है उसमें बहुत सारे छेद बन जाते हैं। फ्रेजाइल होने के कारण बोन जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब बोन्स जो है वो वीक हो जाएगी, और जब बोन वीक होगी तो उसके फ्रैक्चर की संभावना जो है वो भी बढ़ जाएगी, मीन्स आसानी से वो फ्रैक्चर हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस के कारण से यदि बोन कमज़ोर हो जाए और फ्रैक्चर होता है तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम की यदि बात की जाए तो ओस्टियोपोरोसिस जो है उसके कारण से बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, भंगुर हो जाती है और बहुत ही वीक हो जाती है। वीक होने के कारण से उसमें फ्रैक्चर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स मल्टीपल फ्रैक्चर की इसमें संभावना रहती है। साथ ही साथ बोन जो है उससे जुड़ने वाली जो होते हैं जॉइंट,
वो भी प्रभावित होते हैं। जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है इसमें। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें कर्वेचर में बदलाव आ सकते हैं, वो आगे की तरफ झुक सकती है, जिसको काइफोसिस कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम का आगे की तरफ झुकना। और उसके कारण से हाइट जो है वो डिक्लाइन हो सकती है उसकी। इसके अलावा और ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम होने पर रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने का जो तरीका है वो होता है, एक तो BMD, बोन मेरो डेंसिटी। बोन मेरो डेंसिटी जो है, इसमें मेनली बोन मेरो जो है उसकी डेंसिटी चेक की जाती है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। 2.5 से यदि कम है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को बढ़ाता है, मतलब इंडिकेट करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे के अंदर भी बोन जो है वो फ्रेजाइल नज़र आती है। इसके अलावा ब्लड कैल्शियम और ब्लड में फॉस्फोरस का लेवल चेक किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल जो है वो सामान्य से ज़्यादा मिलता है। ड्रग एंड मैनेजमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका जो मेडिकल मैनेजमेंट जो रहता है वो रहता है, एक तो कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल जैसे, विटामिन डी जो है वो दिए जाते हैं इसको, ताकि कैल्शियम जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा कैल्सीटोनिन जो है वो सप्लीमेंट दिया जाता है। ये कैल्सीटोनिन जो है वो बोन के द्वारा कैल्शियम के अपटेक को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, जिससे कैल्शियम जो है बोन के अंदर मूव करेगा और बोन मास में जो कमी हो रही है उसको दूर करेगा। इसके अलावा सोडियम फ्लोराइड दिया जाता है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो भी बोन मास को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बाइफॉस्फेट जो है वो दिए जाते हैं। बाइफॉस्फेट जो है वो मेनली ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसका मुख्य कार्य जो है वो बोन फॉर्मेशन का होता है, बोन टिश्यू का वो फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक टेरीपेराटाइट नाम की ड्रग दी जाती है। ये टेरीपेराटाइट ड्रग जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो नहीं होगा और बोन मास रिड्यूस नहीं होगा। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट की नर्सिंग केयर या प्रिवेंशन क्या रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस का जो पेशेंट है उसको फर्स्ट तो उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना है, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है उसको, अननेसेसरी वॉक नहीं कराना है। साथ ही डाइट के अंदर उसको कैल्शियम सप्लीमेंट देना है, कैल्शियम रिच डाइट जैसे मिल्क प्रोडक्ट जो है उसको ज़्यादा लेने के लिए कहना है। इसके अलावा डाइट के अंदर प्रोटीन जो है उसको बढ़ाना है, तो हेल्दी डाइट उसको लेने के लिए कहना है, एडुकेट न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कराना है। विटामिन डी के लिए हम उसको सनलाइट जो है उसका एक्सपोजर की सलाह देंगे, सन बाथ लेने के लिए एडवाइस देंगे उसको। पेशेंट जो है उसको फ्रैक्चर को रोकने के लिए उसको फर्म मैट्रेस जो है उस पर लेटने के लिए एडवाइस करेंगे उसको। साथ ही उसको कहेंगे कि वो अपनी पोजीशन जो है उसको सावधानीपूर्वक चेंज करे। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको अल्कोहल और कॉफ़ी जो है वो इंटेक करने के लिए मना करना है, अवॉइड करना है उसको, क्योंकि अल्कोहल कॉफ़ी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। इसके अलावा एंटासिड पेशेंट लेता है तो वो भी डॉक्टर के एडवाइस से लेने की एडवाइस देनी है उसको। इसके अलावा पेशेंट जो है उसके बेड की साइड रेल जो है वो लगानी है, जिससे पेशेंट बेड से फाल अगर होता है या फाल नहीं हो और उसको इंजरी नहीं हो, उससे बचाना है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको वॉकर यूज़ करने की सलाह देंगे, ताकि लॉन्ग बोन जो है फीमर या टिबिया फिबुला पर बॉडी का वेट नहीं आए, उनके फ्रैक्चर की संभावना कम हो। प्रिवेंशन मेनली डाइट का ध्यान देना है पेशेंट को, विटामिन डी जो है वो लेना है, स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहना है उसको, कैल्शियम इंटेक डेली कैल्शियम इंटेक लेना है उसको, 15 मिनट तक सन बाथ लेना है और वेट बियरिंग एक्सरसाइज करवानी है। थैंक यू।